हेलो फ्रेंड्स, जेआईबी का पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसी के यूनिट 5 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। पार्ट 2 में आगे के कुछ और टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा इसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो रोड्स और हाईवे हमारे जैसे ब्रिज, टनल्स और रेलवे सिस्टम, सबवे या और भी जो चीजों को आपस में कनेक्ट कर दे जैसे सी पोर्ट या एयरपोर्ट, तो ये सारा ही हमारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट आप कैसे करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट में आप ब्रिज, टनल्स, रेलवे और एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इन सभी को मिला के आप बोलोगे कि ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इनको इंक्लूड करके ही जो है रोड्स, हाईवे, ये सभी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब रोड, हाईवे किसके थ्रू कनेक्ट? ये सड़कों के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रिज के थ्रू, टनल्स के थ्रू। ऐसे रेलवे लाइंस भी जो चीजों को कनेक्ट करते हैं, रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन जो उनको कनेक्ट करते हैं। और क्या है इसमें, जैसे कि सी पोर्ट हो गया या एयरपोर्ट हो गए। तो ये सारी चीजें मिला के इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब चीजों को हम यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं और खुद भी हम यहाँ से वहाँ जाते हैं। इंडिया जो ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। जब आजादी मिली तब के टाइम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन, धीरे धीरे ये जो इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ देखने को मिली। एक जो है प्रोजेक्ट आया आया था इसके ऊपर, वो था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे। ये जो क्वाड, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है फोर। तो इसका पर्पस था कि जो मेन मेन जो मेट्रो सिटीज है उनको कनेक्ट किया जाए, जैसे दिल्ली मेट्रो लाइन हो गया या मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो जो मेन मेन जो मेट्रो सिटीज है ना, उनको कनेक्ट किया जाए। इंडिया मेजर मेट्रोपॉलिटन रीजन जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, और उनकी कनेक्टिविटी के लिए जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे। इन चार मेट्रो जो सिटीज है, ये जो चार मेन मेन सिटीज है, इनको जो है नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाए, इनके थ्रू जो है चीजों को कनेक्ट किया जाए। तो वो इसका पार्ट था। और इसके साथ साथ और भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे भारतमाला परियोजना, नेशनल हाईवे, हाई स्पीड एंड सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। भारतमाला जो है रेलवे परियोजना, जो है परियोजना क्या थी? नेशनल हाईवे परियोजना भारतमाला। भारतमाला में क्या क्या था कि जो सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये सब पर्पस था। किसी भी टाइप का ट्रैफिक जैम ना हो, और जो मेन बड़ी बड़ी सिटीज है जैसे दिल्ली, तो जो लोकल एरियाज है, जो गांव देहात के जो एरियाज हैं, या जो सैटेलाइट एरिया क्या होते हैं? मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का कोई जो डेवलप्ड एरिया, वो उसका सैटेलाइट एरिया माना जाएगा। ठीक है, तो किसी बहुत डेवलप्ड कोई मेट्रो सिटी है, उसके आसपास का जो एरिया, उसको बोला जाता है सैटेलाइट एरिया। तो सैटेलाइट एरिया और वहाँ के जो रूरल एरियाज है, जो विलेज के जो दूर दराज के एरियाज है, उनको कनेक्टिविटी बढ़ाना, जो मेट्रो सिटीज है उनके साथ। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जो उसके आसपास के जो मेन मेन बड़ी बड़ी सिटीज है मेट्रो सिटी, उसके आसपास के जो एरियाज है उसको डेवलप किया जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो टीचर क्या बोलता है उसको कि तुम एक होशियार बच्चे के साथ बैठो, तुम भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। इस तरह का लॉजिक वो लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि कोई गांव का एरिया या सैटेलाइट एरिया, यानी कि जो कि मेट्रो सिटी के नियरेस्ट का एरिया है, पर वो ज्यादा डेवलप नहीं है, तो उनकी आप कनेक्टिविटी करा दीजिए रोड। और ये जो भारतमाला, ये रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, रोड, फ्लाईओवर, हाईवे, इनकी बात कर रहा है। तो आप इनकी रोड कनेक्टिविटी ये सब करा दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि जो अनडेवलप्ड उसके आसपास का जो एरिया, वो भी मेट्रो सिटीज से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो वो भी डेवलप हो जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पस है। तो भारतमाला परियोजना क्या है? नेशनल हाईवे के तहत जो मेन बेंगलुरु और ये जो मुंबई, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज, दिल्ली, उसके आसपास के जो सैटेलाइट और जो गांव के जो एरियाज है, उनको इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ प्रॉपर आप कनेक्टिविटी बढ़ा दीजिए। उनके बीच में हाईवे, फ्लाईओवर, ये सब बना दीजिए, अच्छी रोड, तो वो डेवलप हो जाएगी। तो वो ये भारतमाला परियोजना। ऐसे हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट भी कई सारे चलाए गए। और ऐसे एक बोला है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मार्च 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके हिसाब से बोला है कि इंडिया की जो वाटर ट्रीटमेंट जो कैपेसिटी है वो 27.3% है, और सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी 18.6% है। और इतनी ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा जो पॉल्यूशंस है, और जो है उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है सीवेज ट्रीटमेंट, तो इसी की वजह से जो वाटर वे जैसे रिवर, लेक, पाउंड, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहे हैं। ज़्यादा पॉल्यूट होने से जो नाइट्रेट लेवल है ग्राउंड वाटर में, उसके आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज है जहाँ का वाटर पॉल्यूटेड है, तो वहाँ के जो आसपास का जो ग्राउंड वाटर है, वहाँ पे भी जो नाइट्रेट लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ये इसमें रिसेंट रिपोर्ट जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से बोला है। इसमें एक और भारतमाला परियोजना बोला है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत ये भारतमाला परियोजना, तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो मेट्रो सिटीज है उसके आसपास के जो गांव और जो सैटेलाइट एरियाज है, सैटेलाइट एरिया किसको बोला जाता है? अनडेवलप्ड एरिया नियरेस्ट मेट्रो सिटी के आसपास के जो अनडेवलप्ड एरिया, उसको सैटेलाइट एरिया से बोला जाता है। तो उस पर $100 बिलियन तक का गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। और बोला है कि जो है रोड में जो है ये इन्वेस्ट किया जाएगा
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए, हाईवे, इन सब के लिए ये भारतमाला परियोजना है। फिर बोला कि और भी कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है लॉन्च करती है टाइम टू टाइम। एक ऐसी है पीएम गति शक्ति, ये भी एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई थी। गति शक्ति का क्या पर्पस है? ये एक आप समझ सकते हैं मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान भी है। और जो गति शक्ति है इसमें क्या है, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। गति शक्ति आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सड़कें बनानी है, ठीक है, रेलवे लाइन अच्छी करनी है, सी के थ्रू कोई रास्ता अपनाना है। ऐसे एक पर्वतमाला है, पर्वतमाला मतलब रोप वे, जो पहाड़ी एरियाज है वहां पे रोप वे के थ्रू जो है मतलब आप समझ सकते हैं रस्सी, और वहां पे एक चीज अटैच रहेगी उसके साथ, और उसके थ्रू चीजें यहाँ से, उसके थ्रू चीजें मूव करेगी, जैसे रोप कार इस तरह से आप देखते हैं। तो इन सभी में क्या अलग अलग मिनिस्ट्री है। जो रोड है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, रेलवे अलग डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है उन सबको एक जगह लाके ऐड करना, वो ये पीएम गति शक्ति जो है मिशन का वही पर्पस है। ये भी एक मल्टी मॉडल नेशनल मास्टर प्लान आप समझ सकते हैं। तो इसको लॉन्च करने का पर्पस यही था। इसको 2022-23 यूनियन बजट में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म देना जो 16 मिनिस्ट्रीज है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है? रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, रोडवे, अलग अलग इन मिनिस्ट्रीज को एक जगह लाके रखना, उनको सुनना और उनको गाइड करना। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्या है कि इन सभी जो मिनिस्ट्रीज है, अगर मान लीजिए रेलवे, कहीं पे रेलवे लाइन जाएगी, वहां पे सड़क बनना है या हाईवे बनना है, तो इनकी आपस में मिनिस्ट्री के बीच में क्लैशेस हो कि नहीं, यहाँ से तो हमारे रेलवे की लाइन जा रही है। तो अब आपस में क्लैशेस को सुलझाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो पीएम गति शक्ति, नाम ही है गति, गति मतलब किसी चीज को फास्ट करना। तो गति शक्ति का पर्पस वही है कि जो मिनिस्ट्रीज है आपस में, जो भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है, रोड मिनिस्ट्री अपना कोई अलग हो गया, रेलवे अलग हो गया, ऐसे सी पोर्ट अलग हो गया, तो इन सभी के जो इश्यूज है उन सबको एक जगह पे रिजॉल्व करवाना, उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे लेके आनी है, तो प्रॉपर उनके बीच में बातों को रिजॉल्व कराना, ताकि काम फास्ट हो सके, जल्दी हो सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेट बिठाना। ठीक है, फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू पूरी हो जाती है। ठीक है, उनकी प्लानिंग बताना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। कितनी ऐसी 16 मिनिस्ट्रीज को इसमें लाया गया। और इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो इंटीग्रेटेड और सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे पीपल मतलब लोग, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब चीजें एक जगह से दूसरी जगह फास्ट वे में मूव कर पाएगी, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, रोड हो या कोई और। ठीक है, तो इसका पर्पज वही है। पीएम गति शक्ति मतलब जो 16 मिनिस्ट्रीज है उनको एक साथ लाके उनको प्लानिंग और उनको कोऑर्डिनेट कराना उनके काम के लिए। और उसके और कुछ, ये जो प्रोजेक्ट है उसके और कुछ हाइलाइट्स है वो भी देख लेते हैं। रोड रोड ट्रांसपोर्ट को लेके क्या बोला है कि नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाना, जिसमें 22-23 तक मतलब हाईवे को 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करना, और नेशनल हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए को अलग से रख दिया गया। नेक्स्ट आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसमें क्या है कि पब्लिक प्राइवेट मतलब प्राइवेट के कंट्रीब्यूशन के साथ जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बना गए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रहेगी, किसी का गुड्स या सर्विसेज को स्टोर करना उसकी भी सुविधा रहेगी, तो डिजिटली सब कुछ रहेगा। तो लॉजिस्टिक पार्क में क्या होगा कि मान लीजिए किसी को अपना सामान कोल्ड स्टोरेज के लिए रखना है, तो उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, प्लस उसको कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, वो सारी सुविधा भी यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में मिलेगी। असम में एक है, चेन्नई में एक है, इस तरह के और भी कई पार्क बनाने का गवर्नमेंट का अपना पर्पस है। ऐसे रेलवे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन। तो जो बिजनेसेस और सप्लाई चेन उसको इम्प्रूव करने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट करके एक लॉन्च किया गया। दूसरा जो है इस रेलवे में 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क को इंक्लूड किया गया, और उसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, मतलब जो रेलवे है उनकी टेक्नोलॉजी को काफी इंप्रूव करना। जैसे एक और भी इसका मॉडल है कि 400 जो वंदे भारत ट्रेन है उसके बारे में, कि 400 वंदे भारत ट्रेन नए 3 सालों में, आने वाले 3 सालों में हमें मैन्युफैक्चर करनी है। वंदे भारत कौन सी है, ये आप समझ सकते हैं कि बुलेट ट्रेन की तरह इनका स्पीड होता है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये हासिल कर लेती है। 55-56 यानी 1 मिनट से कम के टाइम में ये 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव कर लेती है। तो वो बहुत मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत फास्ट रहेगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसी पर्पज के लिए नई जो है 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन का लॉन्च किया गया, तो उसको आप बुलेट ट्रेन की तरह समझ सकते हैं। और क्या है, जो है 100 पीएम गति शक्ति, जो हमने देखा था ना कि जिससे क्या है, ऐसी जो पीएम गति शक्ति की हमने बात की, तो इस तरह के जो टर्मिनल्स है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स में 100 पीएम गति शक्ति ऐसे टर्मिनल्स बनाने हैं। एक और स्कीम है जिसको बोला जाता है पर्वतमाला। पर्वतमाला क्या है, ये स्कीम जो है वो भी पब्लिक प्राइवेट मतलब प्राइवेट की हेल्प से गवर्नमेंट मिलकर इस स्कीम को पूरा करे। तो इसमें नेशनल रोप वे डेवलपमेंट है। रोप वे डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इसका अभी टारगेट क्या दिया गया है कि 22-23 में 8 रोप वे जो है 60 किलोमीटर लेंथ के पूरे किए जाए। ठीक है, ऐसा इसका टारगेट है।
तो रोप वे आपने देखा होगा कि पहले वैष्णो देवी जो माता मंदिर है, तो वो जो भवन है वहां से ऊपर जो भैरव बाबा का मंदिर है, तो उसके बीच में रोपवे लगाई गई है ना। तो रोपवे मतलब एक रस्सी आपका रहेगा, स्टील का रस्सी, उसके थ्रू उसमें आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो ज्यादातर जो पहाड़ी एरिया जहाँ पे सड़कें ये सब इजी नहीं होता, रोपवे बहुत एक इजी ऑप्शन रहता है। तो उस तरह के 8 रोपवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली, और 60 किलोमीटर का मतलब जो है लेंथ वो कवर करे। और ये हिली एरियाज के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस तरह के जो हिली एरियाज है उनके लिए जो है रोपवे जो मॉडल है ये बनाया गया। इसको बोला जाता है पर्वतमाला, मतलब हिली हिली एरिया, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हो गया। तो इसमें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है उनकी बात की कि एक एक नंबर में अगर आप सभी प्रोजेक्ट को याद रख लेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे इसमें पीएम गति शक्ति क्या है, फिर भारतमाला क्या प्रोजेक्ट है, और रोप वे और पर्वतमाला, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है बस इसका बेसिक एक एक लाइन में याद करिए, इतना ही ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा तो ये नहीं है। ऐसे हमारा आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है? अर्बनाइजेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब शहरों में जो लोग, गांव के लोग अगर शहरों में बसते हैं वो सब क्या अर्बनाइजेशन है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादातर कंट्रीज की तरह इंडिया के भी जो टाउन और सिटीज में जो लोग रहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा है। गांव के लोग इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना शहर के लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3, मतलब ज्यादा जनता तो गांव में रहती है, 1/3 पॉपुलेशन अर्बन मतलब शहरों में रहती है। और ये 2/3, मतलब इनकी पॉपुलेशन है 1/3, लेकिन ये 2/3 जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यूज होते हैं उसमें से, मतलब जो भी गवर्नमेंट की कमाई होती है उसमें से 90% का जो सोर्स है वो कौन से है? अर्बन है। अब गांव के किसान कितना, आप सोचिए, टैक्स पे करेंगे, कितना वो पे कर पाएंगे ना? एग्रीकल्चर, वो जो भी सब्जी फल फ्रूट खाने पीने का सामान वो सब अपना खेतों से ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप कुछ भी सामान, मार्चिस या कुछ भी सामान आप बाहर से खरीदते हो तभी तो आप उसको टैक्स पे करोगे। अब आप सब्जी वब्जी सब कुछ आप अपने घर पे खरीद रहे हो, ठीक है, अपने घर पे उगा रहे हो, खाने पीने का हर चीज आप घर पे ही कर रहे हो, तो इसलिए आप गवर्नमेंट को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते। तो वही बोला है कि अर्बन के जो लोग हैं वही गवर्नमेंट को 90% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और जीडीपी को 2/3। सो अर्बन में हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, सॉफ्ट भी होगा। हार्ड में क्या आ जाएगा? जैसे रोडवे, वाटर कनेक्शन, सीवेज, ये आ जाएगा। ऐसे ही सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? जैसे पार्क्स, पब्लिक पूल्स और लाइब्रेरीज, ये सब एजुकेशन के रिगार्डिंग चीजें में आ जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कुछ भी आपको रोड सड़कें ये सब बनानी है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और फंडिंग उसकी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फंडिंग की बहुत बड़ी रुकावट है इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और यही रीजन है कि जो है कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी, मतलब कहीं पे सड़कें रोड ये सब बनाने, तो वहाँ पे पेड़ों को काटना पड़ता है, वहाँ के एरिया को, मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं, तो इसकी वजह से और डिले हो जाता है इन प्रोजेक्ट को पूरा करने में। और अभी क्या कर रही है, काफी पॉपुलेशन जो अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रही है, कई नई नई सिटीज बनती जा रही है। ठीक है, पुरानी जो सिटीज है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली, मतलब बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है अर्बनाइजेशन। वही गांव के लोग जगह शहरों में बसने लगे, तो शहरों की सिटियां बढ़ रही है, इमर्ज हो रही है। और इंडिया नीड्स टू डेवलप सैटेलाइट सिटीज फॉर विच, तो वही है कि सैटेलाइट सिटीज जो है डेवलप करनी है, उसके लिए क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। तो वही है कि सैटेलाइट सिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो नियरेस्ट उसका हब होगा, मतलब जो नियरेस्ट ठीक ठाक जो एरिया होगा, तो उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा, वो उसमें बोला है। स्मार्ट सिटीज मिशन में आपने देखा था जिसमें गवर्नमेंट ने 100 सिटीज को ऑल ओवर कंट्री पसंद किया था, मतलब सेलेक्ट किया था, और बोला था कि इन 100 सिटीज की जो कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव किया जाएगा। वहाँ की सड़कें, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, उनको सारी वो सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी। तो स्मार्ट सिटीज में जो जो सिटीज आई थी तो उनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर जो है स्मार्ट सिटी मिशन भी लागू किया। ऐसे एक अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन। इसका पर्पस क्या था? स्मार्ट सिटीज के साथ इसको भी लॉन्च किया गया है। इससे क्या, इसका क्या पर्पस है? सो अमृत मिशन का पर्पस ये है कि हर घर तक जो है टैप, माना पीने का पानी और प्रॉपर जो सीवेज कनेक्शन है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका पर्पस है अमृत मिशन का। तो इससे क्या, लोगों की जो पीने का पानी प्रॉपर हर एरिया तक दिया जाएगा, और प्रॉपर सीवेज का जो कनेक्शन हर जगह अवेलेबल कराया जाएगा। सो गवर्नमेंट के द्वारा ये सब, ये दोनों स्कीम, अमृत स्कीम और ये स्मार्ट सिटी स्कीम लॉन्च की गई, ताकि जो अर्बन में जो लोगों की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके, यानी कि इम्प्रूव करके। तो वही हमारा अमृत स्कीम हो गया, और ये स्मार्ट सिटीज हो गया। ऐसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इट इज अ कंसेप्ट दैट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट कितना जरूरी है उसकी बात करता है, उसकी वैल्यू करता है कौन? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं ग्रीन बेल्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और टाइगर, लॉयन, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड सेंचुरीज। तो ये सारी चीजें आ जाएगी हमारी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इनके लिए टाइगर रिजर्व बनाना, लॉयन रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व बना के देना, बर्ड सेंचुरीज, अलग अलग टाइप की जो प्रजातियां हैं बर्ड्स की, उनको वहां पे रखा जाता है, उनको
ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो उसमें ग्रो करे। और वहाँ पे किसी भी टाइप का, जैसे एलिफेंट रिजर्व या टाइगर लाइन, इसमें किसी भी टाइप का उनको उनकी हंटिंग ये सब अलाउ नहीं होती है। ठीक है। एंड कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी कई सारे जो जानवर ये सब रहते हैं, तो उन सबको कंजर्व करना, वो आ जाएगा हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये सब बना के दे रहे हो, तो ये क्या है, मतलब ग्रीनरी को, इकोनॉमी को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वो आ जाएगा हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही अब हमने ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी डिटेल देख लिया, अब इसमें दिया नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है? हेल्थ, सोशल मैंने कहा था ना, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल ही बेसिक है। हेल्थ आपको चाहिए, वाटर आपको चाहिए, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी और इरिगेशंस, ऐसी नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये सब चीजें हमारे आ जाएगी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सेक्टर में। इंडियन सोशल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्री की ग्रोथ के लिए। देखा जाए तो दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, पर ये जो है बेसिक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप बोल सकते हैं। इसमें मेन की कंपोनेंट आ जाएगा जैसे हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन, पॉवर्टी रिडक्शन एंड हाउसिंग कंडीशन। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। हेल्थ बेसिक है, बहुत जरूरी, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि आपको रोप वे प्रोजेक्ट को बनाना है या एजुकेशन को, तो डेफिनेटली आप एजुकेशन को सेलेक्ट करोगे। आपको ऑप्शन दिया जाए कि वहां पे आपकी एरिया में सड़कें अच्छी करें या पहले हॉस्पिटल खोल दिया जाए, तो आप बोलोगे पहले हॉस्पिटल, हेल्थ। तो जो बेसिक है तो वो आ जाएगा हमारा सोशल और जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एज ए ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट में काम आता है। जैसे आप एजुकेशन लोगे तो आपको डेवलप करेगा। अगर हम बात करें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला था, तो ये आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आता है। मतलब सड़कें, रोड्स, हाईवे, ब्रिज, रेलवे, ये सब इंप्रूव होंगे तो जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर सोशल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, इस तरीके की जो बेसिक सुविधा इंप्रूव हो जाएगी, तो ह्यूमन, वहाँ के जो लोग हैं, उनको डेवलपमेंट मिलेगी। तो यही डिफरेंस है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो सोशल मेन है, मैंडेटरी, अगर ये नहीं है तो फिर, और देखा जाए तो किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए दोनों ही जरूरी है। ये दोनों मतलब एक साथ ही चलते हैं। सोशल नहीं होगा, मतलब ये बेसिक चीजें नहीं होंगी, तो भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। और अगर सिर्फ फिजिकल होगा, यानी जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोला, अगर वो होगा और ये नहीं होगा, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों का होना जरूरी है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी में तो ये जरूरी है, और उसके बाद फिर हमारा वो भी उतना ही जरूरी है। ऐसे ही इसमें एक और टर्म यूज की गई है कि फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबको लेके सबका डेवलपमेंट करना। एक कोई कंट्री ऐसी जो सिर्फ, जहाँ के अमीर लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीबों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उसको आप इंक्लूसिव नहीं बोलोगे। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके, सबको लेके चलना, सबका विकास, सबका साथ, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, सबको लेके चलना। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में, हाउसिंग में, कनेक्टिविटी, तो वो जरूरी है। इंक्लूसिव मतलब अगर आप सबको लेके जाओगे, लेके जाना चाहते हो, तो जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे कि एजुकेशन में गवर्नमेंट ने जो है स्कूल खोल दिए, अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ सुविधाएं हैं, हाउसिंग और कनेक्टिविटी, तो ये जरूरी है। और जब प्री इंडिपेंडेंस, मतलब जब आज़ादी के पहले की बात हो रही है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था। तो इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिला? इकोनॉमी में मिला। अब मान लीजिए लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड एजुकेटेड लोग नहीं है, तो वो कैसे जो है अच्छी अच्छी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज खोल सकते हैं, और कैसे जो है बिजनेस को समझ सकते हैं, कैसे वो अच्छा काम करके अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे मान लीजिए एजुकेशन की बात होगी, हेल्थ केयर, जहाँ के लोग बीमार है और जहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर सुविधा नहीं है, तो जब आप, जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, जब आपकी तबीयत सही नहीं होगी, तो कैसे आप एक अच्छा काम करके कैसे आप आउटपुट दे पाओगे? तो वो भी आपका खराब होगा। तो ये सब चीजें जो है बेसिक चीजें, और ये बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस प्री के टाइम पे क्या था कि कंडीशन सोशल सेक्टर की बहुत ही खराब थी। तब एजुकेटेड लोग, अगर आप 6 लोगों को पकड़ोगे तो सिर्फ आपको एक एजुकेटेड मिलेगा, 5 आपको अनपढ़ मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन थी एजुकेशन की। तो इसी की वजह से जो लिटरेसी रेट है वो 17 से भी कम था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? 32.5 ईयर्स एट बर्थ। मतलब जो एवरेज लाइफ की बात करें तो 32.5 ईयर हुआ करती थी उस टाइम पे। अब क्या लिटरेसी रेट 17 से बढ़ के 74 हो गया, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। ऐसी एवरेज लाइफ बढ़ के अब 70 ईयर हो गई है। तो ये क्या रिजल्ट है? ये रिजल्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का। अभी सरकार ने जो पब्लिक, ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सर्विसेज पे बहुत खर्चा किया है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और सेंटर ने भी किया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने किया है। तो इससे जो है जीडीपी कितनी इंप्रूव होगी? 9%। तो देखा आपने कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, पहले इकोनॉमी भी बहुत खराब थी, पहले एजुकेशन खराब थी, हेल्थ खराब थी, और इकोनॉमी भी बहुत खराब थी। अब ये सब चीजें इंप्रूव हुई है, लोग एजुकेटेड ज्यादा है, हेल्थ जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, और साथ साथ इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी, वो भी 9% इंप्रूव हुआ है। तो सोशल प्लस जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों ही जरूरी है किसी कंट्री को इंप्रूव करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। ESG, ESG का फुल फॉर्म क्या है? Environmental, Social and Governance. It refers to the three most critical factors which determine the long term and ethical impact of a business or a company. तो ये क्या बताता है?
इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ये बताता है कि ये मतलब ये तीन मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स है ईएसजी यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट, ये तीन वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बताता है कि लॉन्ग टर्म में या इथिकल इम्पैक्ट क्या होगा किसी भी बिजनेस का। मतलब आप कहीं पे मान लीजिए कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई बिजनेस खोल रहे हैं, या कोई कंपनी में आपके इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस बिजनेस का आपके, एक आपने टर्म सुना होगा कि सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्पस क्या होता है? अ, जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने कोई गांव में कोई फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, प्लास्टिक की कोई फैक्ट्री है, तो उस प्लास्टिक से वहां के लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो और वहां के जो लोग हैं वो उस फैक्ट्री में काम करेंगे, तो उस गांव ने उस फैक्ट्री को क्या दिया? लेबर दिए, प्लस उस फैक्ट्री ने गांव के लिए क्या किया कि हाँ, पॉल्यूशन भी दिया उसने, जॉब भी दिया, ठीक है। तो बदले में क्योंकि आप इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उस जगह पे फैक्ट्री सेटअप करके, तो आपकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसके तहत आपको कुछ करना होगा। तो जनरली कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखा होगा कि कई बार कुछ पार्क ये सब लगे होते हैं, बने होते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है जो इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है मार्केट से, दुनिया से, लोगों से, तो बदले में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो उसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितना आपका प्रॉफिट होगा उसका 2% ऐसे करके 3%, उतने पैसे का आपको कुछ ऐसा करना होगा जो समाज सेवा के लिए आपको खर्च करने होंगे। ठीक है, समाज सेवा के लिए जैसे स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, सड़कें जो है आसपास कोई अच्छे पार्क बना दिए, बहुत सारे पेड़ लगवा दिए, तो वो आ जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी बात हो रही है? कंपनी की बात हो रही है कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको कुछ करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो फ्री में थोड़ी हम जॉब दे रहे हैं, हम तो उनको पैसे दे रहे हैं, हम उनको सैलरी पे कर रहे हैं, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। आप इतना जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उस एरिया में, आपने उस एरिया में पॉल्यूशन किया और आपने वहाँ के लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, तो आपको भी वहाँ के लिए कुछ करना होगा, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। तो वही आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फैक्टर्स है कि इन्वायरमेंटल को कितना इम्पैक्ट करेगा, सोशल को और गवर्नमेंट को कितना इम्पैक्ट करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है कि लॉन्ग टर्म उस जो बिजनेस का क्या इम्पैक्ट रहेगा उस जगह पे, वो है ईएसजी। और मेजर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो किन चीज़ों को देखती है? इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट क्राइटेरिया को देखती है, और फिर उस हिसाब से इन्वेस्ट करती है। किसी भी कंटेक्स की बात करो तो कस्टमर को तो किंग बोला जाता है, आप किसी भी बिजनेस की बात करो। तो इसलिए बैंकों में भी बोला जाता है कि उनको आप अच्छे से ट्रीट कीजिए। और बैंकों में अभी क्या है कि बैंक जो है पॉलिसी की बात करता है, जैसे ह्यूमन राइट पॉलिसी, एलजीबीटी का भी इक्वलिटी, मतलब वर्क प्लेस में भी अगर आप कोई लेस्बियन हो, कोई गे हो, तो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर और किसी और तरह के हाँ, तो आपको भी इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। एलजीबीटी कम्युनिटी के हैं तो आपको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये इस पे बोला है। तो ये ह्यूमन राइट की इन सब की बात करते हैं, इक्वलिटी की इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ एजुकेशन फैमिली वेलफेयर। ये क्या है? ये हमारा डिटेल है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो वन बाय वन देखेंगे हेल्थ, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका एजुकेशन, और तीसरा आ जाएगा हमारा फैमिली वेलफेयर का। इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं वन बाय वन। हेल्थ में क्या बोला हुआ है? हेल्थ तो मेन जरूरी है। मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो आपको खाना पीने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, आपको बुखार है, फीवर है, तो आप जब तक आप ठीक ना हो जाओ, आपका किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, खाने पीने में, किसी से बात करने में, काम तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब ह्यूमन की डेवलपमेंट की। कोई ह्यूमन कब डेवलप हो पाएगा? जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो हेल्थ मेन फैक्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनकम की भी बात करें और एम्प्लॉयमेंट की, मतलब इनकम भी जनरेट करके देते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी कईयों को देते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, और हेल्थ इंश्योरेंस है और मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सारा इसी इंडस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और इंडिया की अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। और पब्लिक भी और प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी और प्राइवेट का भी इसमें रोल है। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट में नहीं बल्कि आपको प्राइवेट में वो सभी सुविधाएं मिलती है। और हेल्थ केयर में वही हमारा प्राइवेट भी है और पब्लिक सेक्टर दोनों ही है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे पता लगा। अगर ये हॉस्पिटल ये सब नहीं होता तो कैसे हम इतने बड़े पेंडेमिक से निपट पाते। तो ये जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक देखा था, तो इससे हमें पता लगा था कि कैसे हमारी जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कहाँ कहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका पार्ट हेल्थ है, तो वो किस जियोग्राफिक एरिया में वो वीक है, तो वो भी एक्सपोज हुआ था इस कोविड के टाइम पे। तो अभी क्या है, पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है ग्रो करती जा रही है, मतलब ज्यादातर लोग अभी क्या है, मिडिल क्लास है। तो उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर कोई अपनी इंश्योरेंस तो खरीदता ही है। तो वो जो नई नई बीमारियां भी हो रही तो वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेके रखते हैं।
और डिमांड बढ़ रही है, इनएक्सपेंसिव हाई क्वालिटी। आजकल के हेल्थ केयर इंश्योरेंस सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस्ड है, इतना ज़्यादा पैसा भी आपको नहीं देना इंश्योरेंस को, और बहुत सारे आपको उसमें सुविधाएं मिलती है। तो फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और एक डेटा, एक सर्वे बोला, इकोनॉमिक सर्वे 21-22, तो जो हेल्थ केयर सेक्टर के बजट की बात करें तो 4.7 लाख करोड़ था। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में जो खर्चा करना है तो 4.7 लाख करोड़ की बात हुई थी 21-22 में। और ये हमारे जीडीपी का 2.1%, यानी कि हम 2.1% जो अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर में खर्चा करते हैं। और अगर हम अपने टोटल खर्चों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो 6.6 आता है। मतलब हमने टोटल जो खर्चे किए उसमें से 6.6 हमने हेल्थ केयर में किए, या हमारी जितनी जीडीपी उसका 2% हमने 2.1 अपना जो है हेल्थ केयर में खर्चा किया। और इस हेल्थ केयर की बात करें तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है उनका हेल्थ केयर में जो कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसने क्या मिशन रखा है कि गवर्नमेंट को जो खर्चे अपने जो है हेल्थ केयर में 2025 पे जितना भी जीडीपी है तो जीडीपी का 2.5% तक का खर्चा जो है हेल्थ केयर में गवर्नमेंट को करना होगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ऐसा बोला गया है। तो हेल्थ का आपने बेसिक देख लिया, हॉस्पिटल्स उन सब के बारे में इसमें बात की गई है। और इसमें बोला है कि हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हमारे बजट 2021-22 में एक स्कीम लॉन्च किया था, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये क्या था, ये गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इंश्योरेंस स्कीम था जिसमें पर फैमिली को, एक फैमिली को 5 लाख तक का जो हेल्थ कवर, जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी डिसीज उनके लिए जो है गवर्नमेंट जो है उनको इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड करा रही थी। और इसके लिए कितना पैसा रखा गया था, 64,180 करोड़ को रखा था नेक्स्ट 5 ईयर में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए इतना पैसा उसमें रखा गया था, ताकि इस मिशन के तहत उनको ट्रीटमेंट दिया जाए फ्री में। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट पर फैमिली का इसमें हिसाब इसमें रखा था। ठीक है, तो हेल्थ का हमने इतना देख लिया। एग्जाम में कुछ आ सकता है तो ये आयुष्मान भारत स्कीम बस आप देख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और आपने देखा कि धीरे धीरे अभी इंडिया में क्या है, लिटरेसी रेट बढ़ता ही जा रहा है। और गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोग्राम लगा रही है, बढ़ा रही है, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लोग इंकरेज करें। एजुकेशन मतलब हमारा राइट हो गया है, नॉट ए प्रिविलेज। अब तो बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है कि आपको एजुकेशन चाहिए। राइट टू एजुकेशन इज लीगली गारंटेड। तो हर सिटीजन के पास क्या राइट है, राइट टू एजुकेशन, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन था 86 एक्ट ऑफ 2002, उसमें क्या क्या कि चेंज किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 86 एक्ट में चेंज किया गया और आर्टिकल 21A बना दिया। और उसमें बोला कि जो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर चिल्ड्रन को जिसका एज 6 to 14 है, तो उसको फंडामेंटल राइट बनाना। 6 to 14 का जो भी है हर किसी को पढ़ना ये के लिए मैंडेटरी है, इसमें बोलते हैं कंपल्सरी। जैसे बोलते हैं ना, अब तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, कंपल्सरी है। 6 to 14 के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन कंपल्सरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अमेंड करके बनाया गया। और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया भी अच्छा खासा प्लेयर है। और इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास नेटवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कई इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और लेकिन अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें किया जाना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूव्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट और किया जाना चाहिए। और एजुकेशन बजट जो है धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, फास्टर रेट से इम्प्रूव हो रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे 21-22 की बात करें तो जो एजुकेशन में बजट स्पेंड मतलब कितना खर्चा किया जाता है तो वो है 6.97 लाख करोड़। ये 21-22 की बात हो रही है। तो 6.97 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन में खर्च किए गए, और जो हमारे जीडीपी का 3.1% है। ठीक है, और टोटल खर्चों का 9.7 है। तो कंपेयर टू हेल्थ आपने देखा कि एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें 2.1 और ये 6.6 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, और एजुकेशन में क्या है 3.1 और 9.7 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो इतना खर्चा किया जा रहा है। और आपने देखा कि अभी एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हो गई है, अनाउंस हो गई है न्यू एजुकेशन या न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। इसमें जो 34 ईयर पुरानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी उसको रिप्लेस किया जाएगा। इसमें 4 पिलर, असेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन 4 पिलर पे नई एजुकेशन पॉलिसी है। और इसमें जो है पहले क्या था, 10+2 स्टेप्स है, पहले आपको 10th करनी, फिर 2 साल आपको कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस लेके पढ़ना है, 12। अब इसमें 5+3+3+4 वाला मॉडल है, जिसमें 12 ईयर की एजुकेशन और 3 ईयर का आंगनबाड़ी या प्री स्कूल आप बोले वैसे, तो वैसे करके 15 साल इसमें कंप्लीट हो गए। 12+3 15, और यहाँ पे भी आप ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इन चारों को आप ऐड करेंगे। और एजुकेशन में इंप्रूवमेंट तो की जा रही है, पर अभी भी और स्पेस है इंप्रूवमेंट का, हमें और इसको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो एजुकेशन का भी बेसिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जो 4 पिलर पे काम करती है, असेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर,
फैमिली वेलफेयर का पर्पस क्या है कि इज टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड ऑफर हाई क्वालिटी हेल्थ। मतलब जब जिस कंट्री में बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन रहेगी, तो वहां पे आप कैसे बाकी सुविधा लोगों तक दे पाओगे, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो है फैमिली वेलफेयर स्कीम का जो गोल है, ये जो फैमिली वेलफेयर का जो मेन गोल है स्टैब्लिश करने का, यही है कि जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज किया जाए एंड ऑफर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एंड चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी इम्यूनाइजेशन, वो सभी चीजें हमारे प्राइमरी जो वेलफेयर है जो है फैमिली वेलफेयर इसमें आ जाएगा। 1952 में क्या था कि जो इंडिया है पहली कंट्री था जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग ये इम्प्लीमेंट किया था। तो इंडिया पहली कंट्री बना था वर्ल्ड में। और जब से ये आया 1952 में पहली बार से, तब से जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसमें और इम्प्रूवमेंट की गई धीरे धीरे। और कई सारी हेल्थ को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इसमें। और फंडामेंटल अगर हम बात करें इसके क्या क्या फीचर्स है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के। पहला, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वॉलेंट्री है, मतलब ये आपकी वॉलेंट्री बेसिस पे है, ये आपकी अपनी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा। और इसमें जो है मैटरनल और जो चाइल्ड केयर है और जो फैमिली जो प्लानिंग सर्विसेज और उनको जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन है वो सब उनको कराया जाता है, उनको जो अवेयरनेस है वो बताया जाता है। और और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज लोगों को आसानी से अवेलेबल कराया जाए एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना खर्चे के। तो ये इसका मेन पर्पस है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। मतलब ये वॉलंटरी है, मर्जी है आपकी। और इसमें जो है मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ है उसको पूरा ध्यान रखा जाता है, वो सारी सुविधाएं दी जाती है, अवेयरनेस इसमें कराई जाती है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो है मेन गोल है फैमिली का, कि जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। और इंडिया ने कई सारे स्कीम लॉन्च किए इसके पर्पस के लिए, इसी पर्पस के लिए इसमें बोला हुआ है। ट्रेंड्स इन सोशल सर्विस, तो ये हमने हेल्थ का भी देख लिया, फैमिली वेलफेयर देख लिया, एजुकेशन भी देख लिया, ठीक है, तीन देखा। तो इसका आपको ट्रेंड बता रखा है कि कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना कितना हुआ एजुकेशन में, हेल्थ में और अदर्स में, ये 2014 से लेके 21-22 तक का डेटा आपको दिया हुआ है। एजुकेशन पहले 3.54 तक का था, लाख करोड़, 3.54 लाख करोड़, ये 14-15 की बात हो रही है, 6.97 हो गया। ऐसे हेल्थ में 1.949 था, अभी 4.72 हो गया। ऐसे अदर्स में 2.65 था, अभी क्या बढ़ गया 7.37, ये वैल्यू है। अगर जीडीपी के कंपेयर की बात करें तो जीडीपी के सबसे पहले 6.2%, ये जो ये टोटल है, ठीक है, जितना एक्सपेंडिचर। एजुकेशन में 2.8%, टोटल जो हमारा जीडीपी है उसका 2.8% एजुकेशन में, हेल्थ में 1.2, अदर्स में 2.1, अब वो बढ़ के 3.1, 2.1 और 3.3 हुआ है। ऐसे अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, टोटल खर्चे के हिसाब से जो एजुकेशन है, एजुकेशन में हमने 10.8, हेल्थ में 4.5 और अदर्स में 8.1 किया था। ये कब की बात हो रही है, 14-15 की। ऐसी अभी के टाइम पे क्या हो गया, 21-22 में क्या हो गया, 9.761। ये बस आप डेटा देख लीजिए, इसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर आप वैल्यू भी देख लीजिए लाख करोड़ में, जीडीपी से भी कंपेयर कर लीजिए, या टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर कर लीजिए कि हाँ इतने खर्चे में से इतना खर्चा हमने एजुकेशन पे किया, और टोटल में से हेल्थ में इतना खर्चा किया, अदर्स में इतना किया, ठीक है। अगर आप टोटली कंपेयर करें तो आपने देखा कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव में चल रहा है। मतलब 14 से धीरे धीरे सरकार बढ़ाती गई उसको, जैसे 3.54, फिर 9 फिर 4, फिर धीरे धीरे जो है हर किसी में आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। तो वही है कि सोशल जो सेक्टर है यानी एजुकेशन, हेल्थ, अदर्स, तो उसमें गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया इतने सालों से, इतने सालों में कैसे वो इम्प्रूव हुआ, वो डेटा आपको दिया है। बस एक बार इसको आप देख सकते हैं इसको, लेकिन याद आप करने का इसमें कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, जैसे किसी का अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है उस एरिया में, ठीक है, वहां के लोगों का डेथ बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई अच्छी सुविधा नहीं, उनको हॉस्पिटल्स नहीं है, तो कैसे वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे डेवलप किया जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे डेवलप किया जाए? पहली बात तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा जो है इसेंशियल सर्विसेज है। क्या ये बोल सकते हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वहाँ की इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। और कंट्री की जो हेल्थ केयर पॉलिसी और वेलफेयर सिस्टम कैसा है तो उसको भी बताता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैट्रिक्स है जिससे असेस किया जाता है कि कंट्री की हेल्थ केयर पॉलिसीज कैसी है, वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वहाँ के हॉस्पिटल्स की कंडीशन को कि कैसे है, या वेलफेयर या हेल्थ केयर पॉलिसी का जो डेटा है वो जो है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से वो डेटा को लेते हैं। और इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं वहाँ के, नॉलेज कैपेसिटी कैसा है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड है। मतलब इन सभी चीजों से पता लगेगा कि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया ने अभी उसमें इंप्रूवमेंट किया, पहले के कंपैरिजन में अभी जो है लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है। वो इसीलिए हो पाई क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है ग्रोथ देखने को मिली।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि ये सेफ्टी, टाइमलाइनेस और पेशेंस और सेंटरनेस एसेस और एफिशिएंसी, मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिविटी आउटपुट अच्छा होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि पुअर क्वालिटी ऑफ केयर एंड रिजल्ट, तो उसका ये मतलब है कि ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PMABHM शॉर्ट में बोलेंगे, इसको डिजाइन किया था, क्या पर्पस था, इसको इसको कब लेके आए थे, इसको 2005 में लाया गया था, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसका पर्पस था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी हेल्थ केयर जो हमें सुविधाएं मिलती है उसको इम्प्रूव करना, और नए नए इंस्टीट्यूशन को बनाना जहाँ पे डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए नई नई जो बीमारियां उनका, ठीक है, नए नए इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करना। और ये जो जब ये डेवलप किया था 2005 में, तो ये लार्जेस्ट पैन इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था इनिशिएटिव, कौन सा, पीएम आयुष्मान भारत। तो इतनी अच्छी इसमें प्रोग्रेस मिली, इसीलिए 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, फॉर्मली नोन एज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो पुराना नाम क्या था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके बदले अभी क्या लॉन्च किया 2021 में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसको क्यों लॉन्च किया, इसका पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द बैकबोन बिल्ड टू सपोर्ट द कंट्री। तो कंट्री की जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बैकबोन का काम करता है कौन, NDHM, यानी कि ये पुराना नाम है, अभी का है ABDM, यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये बैकबोन प्रोवाइड कराता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसकी भी बात की थी हमारे यूनियन बजट 21-22, अनाउंस द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, और इसमें 64,180 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 ईयर्स में खर्च किए जाएंगे। इसका पर्पस यही है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हेल्थ केयर, जो टर्शरी हमारी हेल्थ केयर सुविधा है उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, और ऑलरेडी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथ यानी बेटर करना। तो सभी का पर्पस वही है, ये जितनी भी स्कीम्स है ऑलमोस्ट ये सेम ही पर्पस है, ये डिजिटली उनको स्ट्रॉन्ग कर रही है, ये जो डिजिटल मिशन है, और ये क्या कर रही है कि इम्प्रूव कर रही है जो प्राइमरी, आपने देखा कि इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलती, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई सारे ट्रीटमेंट जो नहीं हो पाता, तो उनको इम्प्रूव करना, ये सब इनका पर्पस है। तो फाइनल अगर हम शॉर्ट में बोले तो सबका फोकस वही है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। तो यही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो इसमें जो स्कीम के नाम लिखे बस ये एक एक लाइन में आप याद रख लीजिए, यही इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो इसमें से नहीं पूछ सकते। इसके साथ आपका लेटर समअप हो गया, और 3-4 क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। विच इज नॉट ए हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इसमें से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका आंसर है हेल्थ केयर। क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर हमारे ह्यूमन को डेवलप करता है, तो ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हार्ड नहीं है। पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट ये सब हमारा हार्ड में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, तो वो सॉफ्ट में आएगा। बाकी ये जो रोड, एयरपोर्ट ये सब है, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सा नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। विच इज नॉट ए ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव क्या नहीं है, पहले बोला है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया जाए, बर्ड सेंचुरी बनाया जाए, टाइगर रिजर्व बनाया जाए, एक बोला नेशनल हाईवे। तो ग्रीन सेंचुरी में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में किसकी बात की जाती है, बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी, उन सब की बात की जाती है। नेशनल हाईवे की ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में बात नहीं की जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। विच इज नॉट ए पिलर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हमने पिलर्स पढ़े थे, क्या नहीं है, एसेसिबिलिटी है, ठीक है, इक्विटी है, अकाउंटेबिलिटी है। जो इसमें बात की क्वांटिटी, क्वांटिटी की इसमें बात नहीं की, ठीक है, तो कौन सा पिलर नहीं है, सी क्वांटिटी। डैश इज द कोर एंड फंडामेंटल गोल ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। तो क्या पर्पस है जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, उसका क्या पर्पस है, उसका पर्पस है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का पर्पस है कि जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है लोगों की उसको मैनेज करना, ठीक है, यही इसका पर्पस है। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। इसके साथ यही 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और एक बार लेटर सम पे भी रिवाइज मान लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट में डिफरेंस, ये रोड, सड़कों के डेवलपमेंट की बात करेगा, ये ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट की बात करेगा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सेंचुरीज बनाई जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे एनिमल सेंचुरीज, एलिफेंट सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, वो आ जाएगा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर।